नमस्कार मित्रों, ये वीडियो 3 टॉपिक पे है कि ज्यूरी सिस्टम इंजीनियरिंग इम्प्रूव करने के लिए क्यों एसेंशियल है। मतलब यदि ज्यूरी सिस्टम नहीं है तो इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगी, पर कैसे कि विदेशी कंपनी आके यहाँ पे प्लांट लगाएगी, टेक्नोलॉजी चलाएगी और उससे इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगी, पर कोर इंजीनियरिंग रिसर्च जो है वो ज्यूरी सिस्टम के बिना नहीं इम्प्रूव हो सकता। लोकल मतलब जो 100% इंडियन चला रहे हो, ऐसा क्यों, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दूसरा टॉपिक है कि मिलिट्री इम्प्रूव करने के लिए क्यों इंजीनियरिंग एसेंशियल है। यानी टॉपिक 2 को कंबाइन करो तो क्या होगा कि मिलिट्री इम्प्रूव करने के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि ज्यूरी सिस्टम होगी तो इंजीनियरिंग इम्प्रूव होगा, तो ही हमारी सेना इम्प्रूव होगी। और तीसरा टॉपिक कि मिलिट्री इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक है मैं शॉर्ट में बोलूँगा, क्योंकि दूसरे वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक तो चीन की सेना दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, उसके तो हमने बहुत सारे परिणाम भी देख लिए। मार्च महीने का मेरा वीडियो था, मार्च 2013 का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। और ये अप्रैल महीने में तो हमें साक्षात प्रमाण मिल गया कि अभी भी चीन है वो भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। वहाँ उसने सड़क बनाई है, वहाँ उसने थाने लगाए हैं, यानी हमारी सीमा के बाहर नहीं निकला, क्योंकि चीन की सेना ज़्यादा मजबूत है और भारत की सरकार अभी लड़ नहीं सकती चीन के सामने। और दूसरी जो समस्या है वो उससे भी बड़ी है, वो है अमेरिका का संभावित आक्रमण। मतलब वो इतनी गंभीर समस्या है कि अमेरिका के आक्रमण की संभावना होगी तो हम शायद लड़े बिना घुटने टेक दे, लड़े बिना ही गुलाम हो जाए, ये परिस्थिति भी आ सकती है। और वो दोनों कनेक्टेड है, चीन और अमेरिका का। कैसे कि अभी चीन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसे चीन ख़त्म करना है। लेकिन जिस दिन चीन ख़त्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन उसको भारत की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जैसे ही चीन ख़त्म हो जाएगा दूसरे दिन अमेरिका भारत को ख़त्म कर देगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका ने इराक पे 1990 से पहले युद्ध नहीं किया। क्यों युद्ध नहीं किया? अमेरिका तो इतना मजबूत था कि चाहता तो 1980 में पूरा इराक हड़प कर सकता था, लेकिन 1980 में सोवियत यूनियन काफ़ी मजबूत था। यूएसएसआर, रूस, रशिया काफ़ी मजबूत था। मतलब यदि 1980 में अमेरिका ने यदि इराक पर हमला किया होता तो सोवियत यूनियन बड़ी मात्रा में इराक की सेना को, इराक के नागरिकों को हथियार भेजता तो लाखों अमेरिकन सैनिक मारे जाते। इसलिए अमेरिका ने 1980 में इराक पर हमला नहीं किया, पर 1990 में सोवियत यूनियन बिखर गया, टूट गया, और उसके कुछ एक महीनों के बाद तुरंत ये मतलब कमज़ोर हो गया। बिखर तो बाद में गया था, पर वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और कमज़ोर जैसे ही सोवियत यूनियन बहुत हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अमेरिका ने देखा कि अब सोवियत यूनियन इराक की मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसने इराक पे हमला कर दिया और पूरा इराक उसने गुलाम बना दिया, उसका तेल सारा लूट लिया। और लीबिया के साथ भी वही हुआ कि लीबिया पे भी अमेरिका आज से 20-25 साल पहले हमला नहीं करता, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन बहुत मजबूत था। आज वही परिस्थिति है कि अमेरिका भारत को क्यों 100% गुलाम नहीं बना रहा, क्योंकि वो देखता है कि चीन अभी मजबूत है। चीन ने यदि बड़े पैमाने पे भारतीयों की मदद की तो अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। और दूसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत का उपयोग चीन को ख़त्म करने के लिए हो। कोई भी प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो या उसके बाद अभी चिदम्बरम प्रधानमंत्री, मतलब 2014 में जो भी आए, उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके भारत की सेना का चीन के सामने बड़े पैमाने पे उपयोग हो। पर वो काम हमें करना देखो, हमें चीन के साथ लड़ना पड़ेगा तो लड़ना ही पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर हमें अमेरिका की मदद क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम यदि अमेरिका पे डिपेंड हो जाते हैं तो चीन भारत के युद्ध के बाद जब भारत अमेरिका के युद्ध की बारी आएगी तब हम ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मान लो हमने अमेरिका की कंपनी को भारत बुलाया और उनको कहा कि हथियारों का उत्पादन करो। उन्होंने हथियारों का उत्पादन किया, लेकिन हथियारों की डिज़ाइन उनके पास है, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे नहीं बनते, अमेरिका में बनते हैं। तो जिस दिन भारत और अमेरिका का युद्ध होगा उस दिन वो स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे, वो पूरा का पूरा हथियार म्यूजियम बन जाएगा, मतलब रद्दी बन जाएगा।
तो इसलिए हमें खुद भारत में बड़े पैमाने पे हथियार उत्पादन करने की ज़रूरत है, जो कि मेड इन इंडिया, 100% मेड इन इंडिया और 100% मेड बाय इंडियंस। वो सेकंड पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो कुछ ये एंथनी और डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या पेतरे रच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका की कंपनियों को भारत में बुला के उनको कहेंगे कि हथियारों का उत्पादन करो, तो कागज पे हो गया, उस वेपन पे वो मेड इन इंडिया हो गया, पर वो मेड बाय इंडियंस नहीं है। मेड बाय इंडियंस इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पूरा क्रिटिकल कंपोनेंट है वो तो अमेरिका से बन के आ रहा है। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है, मान लो नोकिया कंपनी है, वो मद्रास में असेंबल करती है, तो लीगली वो लिख सकते हैं मेड इन इंडिया, पर वो मेड इन इंडिया क्यों नहीं है कि उसका जो पूरा अंदर का पार्ट है वो नोकिया है, वो चीन या ताइवान या कोरिया कहीं से भी जाके वहाँ से बनवा के लाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करें। और हथियार है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग वर्क है। मोबाइल फ़ोन जितना कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्यूटर जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हथियारों के अंदर है। हथियारों के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा चाहिए। हर तरह के इंजीनियरिंग A+ क्वालिटी का चाहिए। तो बात आती है कि इंजीनियरिंग का विकास कैसे हो, और इंजीनियरिंग के विकास के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा कि ज्यूरी सिस्टम के अभाव में और जज सिस्टम की वजह से कैसे इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है या तो कमज़ोर पड़ जाता है। कि कंपनियों को आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन में करता हूं। दो तरह की कंपनियां देखो, जिसमें एक मालिक है, उसके नीचे 30, 40, 50 लेबर है, इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन 30, 40, 50 का स्टाफ है, लेबर, टेक्नीशियन, इंजीनियर सब मिला के। और दूसरा एक कंपनी मान लो 500 की हो, 5000 की हो, 50,000 की हो, तो जिसमें 50 एम्प्लॉई है, 60 एम्प्लॉई है, मैक्सिमम 100 एम्प्लॉई है, उसका जो ओनर है वो लेबर के क्लोज होता है, लेबर को देखता है, थोड़ा बहुत लेबर वो खुद भी कर रहा होता है, कर सकता है चाहे तो। इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाए, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव की जाए, उसमें ओनर टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जिस कंपनी में 550,000 एम्प्लॉई है, वहाँ पे ओनर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खुद टेक्निकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि इतने सारे लोगों को उसको मैनेज करना है, साथ में उसको सेल्स देखना है, साथ में उसको लीगल एस्पेक्ट देखना है, और आदमी के दिन में 24 घंटे ही होते हैं, हर एक काम तो वो खुद नहीं करता। तो लार्ज कंपनी का ओनर, मैं ऐसा नहीं कहता कि लार्ज कंपनी के ओनर सारे निकम्मे होते हैं, चोर बदमाश होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लार्ज कंपनी का मालिक होना, बड़ी कंपनी का मालिक होना कोई क्राइम नहीं है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ, मटेरियल डिफरेंस बता रहा हूँ कि स्मॉल कंपनी का ओनर है वो टेक्निकल इनोवेशन बना सकता है, उसको डेवलप कर सकता है, उसमें टाइम दे सकता है। जो लार्ज कंपनी का ओनर है वो टेक्निकल इनोवेशन के पीछे ना अपना ज़्यादा टाइम दे सकता है और ना वो उसको ज़्यादा डेवलप करता है। टेक्निकल इनोवेशन क्या हुआ? ऐसा इनोवेशन जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कि जो लेबर पहले 10 घंटे में एक काम करने में लगाता था, अब काम करने का तरीका बदला, प्रोडक्टिविटी बदली, वही काम वो 5 घंटे के अंदर करता है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। या तो प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ, उसकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई, कि पहले एक प्रोडक्ट था जो कि 1 फुट से नीचे फेंको टूट जाता था, अब वो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो गई कि 3 फुट से ऊपर नीचे गिरता है तो भी वो टिक जाता है, जल्दी खराब नहीं होता। तो अब बिजनेस के अंदर हर एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस हड़पने की कोशिश करती है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज की बात है, ऐसा नहीं है कि ये भारत में होता है, पूरी दुनिया के हर एक देश में होता है। हर एक प्रोड्यूसर है वो दूसरे प्रोड्यूसर का बिजनेस हड़प करने की कोशिश करता है, और वो सारे हथकंडे आजमाएगा
नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, कानूनी, गैर, जितना जिसमें से वो बच के निकल सकता है। यदि कानून व्यवस्था मजबूत है तो वो गैर कानूनी काम नहीं करेगा, क्योंकि देखेगा कि इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा घाटा ज्यादा है। कानूनी व्यवस्था कमजोर है तो वो गैर कानूनी तरीके भी अपनाएगा। तो यदि हम कार्यकर्ता, हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी अदालतें बनानी पड़ेगी कि एक व्यापारी जितना काम कर, या एक फैक्ट्री चलाने वाला जितना काम करना हो कर सके, पर वो किसी का गलत तरीके से धंधा न हड़प सके। सही तरीके से धंधा हड़पना क्या हुआ कि मान लो मैं कोई चीज़ 100 रुपये बनाता हूँ, आपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी, आपकी चीज़ 90 रुपये की है, तो आप मेरा धंधा हड़प लोगे तो वो तो फेयर है, क्योंकि इसमें देश को फायदा हुआ। जो 100 रुपये की चीज़ थी अब कंज्यूमर को 90 रुपये में मिल रही है। लेकिन गलत तरीके से धंधा हड़पना क्या हुआ कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, आप फैक्ट्री चला रहे हो, मैंने किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को पैसा दिया, उसने आपकी फैक्ट्री में आके बंद करा दी फैक्ट्री। अब जो पॉल्यूशन आप कर रहे थे वो मेरी फैक्ट्री भी कर रही है, गांव की सारी फैक्ट्रियां कर रही हैं, हमारे खिलाफ कोई नोटिस नहीं आया, आपके खिलाफ नोटिस आके फैक्ट्री बंद करा दी, तो आपका धंधा बंद हो गया, वो धंधा मुझे मिलेगा। तो वो गलत तरीके से मैंने धंधा हड़पा और इसमें देश को नुकसान हुआ, क्योंकि वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को जो भी मैंने पैसा दिया वो देशा पर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई और पॉल्यूशन तो कम हुआ नहीं, जो पॉल्यूशन आप कर रहे थे वो मैं भी कर रहा हूं। तो गलत तरीके से बिजनेस हड़पने के अपॉर्चुनिटी सिस्टम के अंदर जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। सिस्टम यदि अपॉर्चुनिटी देगा तो उस अपॉर्चुनिटी को वसूलने के लिए लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। यदि सिस्टम गलत अपॉर्चुनिटी लेगा तो बड़ी संख्या में लोग गलत काम करेंगे। यदि सिस्टम सही अपॉर्चुनिटी दे रहा है और गलत अपॉर्चुनिटी सारी एक के बाद बंद कर रहा है या कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जिनको पैसा कमाना है वो सही रास्ते पे जाएंगे। तो कौन कौन से गलत रास्ते हैं कि जिसके द्वारा एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का धंधा हड़प कर सकती है, और यहाँ पे जज सिस्टम, ज्यूरी सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। कैसे है कि मान लो मेरी कंपनी बड़ी है, मेरे पास 50,000 एम्प्लॉई है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लेबर से मैं लेबर पे डायरेक्ट सुपरविजन नहीं कर सकता। आपकी 50 लोगों की कंपनी है, आप लेबर पे डायरेक्ट सुपरविजन करते हो, इससे क्वालिटी अच्छी आती है प्रोडक्ट की, कम कॉस्ट पे आता है। मेरे अंडर 50,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो मुझे उन पे सुपरवाइजर रखने पड़ते हैं, चेन रखनी पड़ती है। सुपरवाइजर है वो उतने होशियारी से सुपरवाइज नहीं करेगा जितना कि ओनर करता है। हमेशा किसी भी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे लेबर निकम्मे होते हैं, सारे मैनेजर निकम्मे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ओनर का जितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में जितना इंटरेस्ट है, उतना इंटरेस्ट लेबर और मैनेजर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि प्रोडक्टिविटी कम इंप्रूव होती है तो प्रॉफिट सीधा किसका बढ़ा? ओनर का बढ़ा। लेबर की सैलरी हो सकता है 5, 10, 20% बढ़ जाए, पर कोई ओनर है उसकी लेबर की सैलरी डबल नहीं करने वाला, मैनेजर की सैलरी डबल नहीं करने वाला। दूसरा, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम अच्छा हो गया, कंपनी का ब्रांड नेम अच्छा हो गया, लेकिन ब्रांड नेम का फायदा किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। लेबर तो आज है, हो सकता है 2 साल बाद कहीं और नौकरी कर रहा हो, कंपनी की ब्रांड नेम का उसको फायदा नहीं मिलने वाला। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ओनर का होता है। ऐसा नहीं है कि लेबर का नहीं होता। कुछ लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है, वो काम करते हैं, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ओनर का होता है। अब जो मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी 50,000 की फैक्ट्री है, तो मुझे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, वो स्टाफ अपना चेकिंग करेगा। डबल कुछ जगह में जो प्रोसेस का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे एक प्रोसेस बिठानी पड़ेगी, तो वहीं मेरा खर्चा बढ़ गया प्रोसेस बिठाने का। फिर प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे एक पूरा टेस्टिंग का डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर बढ़ जाएगी। अब यदि पर दूसरा बेनिफिट है मुझे स्केल ऑफ इकोनॉमी का, कि अब मेरी फैक्ट्री लाखों मीटर का कपड़ा उत्पादन कर सकती है, आपकी फैक्ट्री नहीं कर सकती क्योंकि साइज में छोटी है। तो
जो स्केल का एडवांटेज मुझे मिलेगा, लेकिन कुछ एक एडवांटेज आपको मिलेंगे, और मार्केट में हम कंपटीशन करते रहेंगे, कुछ बिजनेस मुझे मिलेगा, कुछ बिजनेस आपको मिलेगा। अब सिस्टम ने ऐसे तरीके रखे, सिस्टम के अंदर मान लो ऐसे तरीके हैं कि मैं रिश्वतखोरी के द्वारा आपका धंधा बंद करा दूं, तो अधिकतर केस में बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसा काम करेंगे। कैसे करेंगे, उनके काम करने के तरीकों को हमें रोकना पड़ेगा। देखो, कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि सबके मोरल वैल्यू सुधार दो, तो मेरे मोरल वैल्यू अच्छा हो जाएगा, मैं आपका गलत काम नहीं करूंगा। पर वो बात एकदम बकवास बात है, मैं उसको फिलॉसफी की बात भी नहीं कहूँगा, वो सर से पांव तक बकवास बातें हैं। और क्या तुम्हारे पास कोई इंजेक्शन है कि मुझे 4 इंजेक्शन का कोर्स दोगे और मेरे मोरल वैल्यू सुधर जाएंगे? मेरा जो मैं जो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कार्यकर्ताओं को, आप कार्यकर्ताओं को ये करूंगा कि आप सिस्टम सुधारने की कोशिश करो कि जिससे ऐसे गलत काम करने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाए, और साथ में काम रुकना नहीं चाहिए। दोनों है, न मेरी फैक्ट्री गलत तरीके से रुके, ना आपको, ना छोटे एम्प्लॉयर की फैक्ट्री गलत तरीके से रुके, काम दोनों का होता रहे। पर मेरे पास गलत तरीके जो हैं आपका धंधा हड़पने का, आपकी फैक्ट्री बंद कराने के, वो खत्म हो जाए। पहला तरीका क्या है कि मैं सांसदों को रिश्वत देके ऐसे कानून बना दूंगा कि तुम्हारी फैक्ट्री चलानी मुश्किल हो जाएगी, मुझे नुकसान जाएगा लेकिन बहुत थोड़ा नुकसान जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि लोकल बॉडी टैक्स है महाराष्ट्र का, वो ऐसा ऊटपटांग कानून है कि यदि मैं सुपरमार्केट और मॉल लेके बैठा हूं तो थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे होगी, पर मैं एक आदमी हायर कर लूंगा जो कि पूरे दिन लोकल बॉडी टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसके चक्कर काट के मेरा पेपर वर्क कर देगा। तो मुझे घाटा क्या हुआ कि मेरे 200 लोगों का स्टाफ है, मुझे 2 स्टाफ और रखना पड़ा। लेकिन कोई छोटा व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, किराने का दुकानदार समझ लो, या तो कोई छोटा मोटा ट्रेडर है, उसके पास तो एक आदमी का भी स्टाफ नहीं होगा। अधिकतर काम तो वो खुद ही करते हैं, या उनका 1-2 फैमिली मेंबर पार्ट टाइम काम करते हैं। उसकी हालत खराब हो गई, उसका कोई ट्रक आ रहा है, वो चुंगी नाक पे रुक गया, अब उसको ट्रक छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा अपना ताला लगा के, तो वो उसका धंधा, उसके लिए एक आदमी का स्टाफ रखना या एक एजेंट रखना, वो उसकी पूरे बिजनेस है वो डिस्टर्ब कर देगा। अब लोकल बॉडी टैक्स से जितना पैसा आ सकता था वो वैट से भी आ सकता है, वेल्थ टैक्स भी आ सकता है, उसमें दोनों में से किसी का टाइम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मैंने जानबूझ के MP MLA वगैरह को रिश्वत दे के ऐसा कानून बनवाया कि जिससे आपकी गाड़ी बंद हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, वैट का कानून, सर्विस टैक्स का कानून। यदि सरकार को टैक्स के लिए पैसा चाहिए तो उससे डबल पैसा वेल्थ टैक्स से आता है, पर वेल्थ टैक्स नहीं डाल रही सरकार, वो सर्विस टैक्स डाल रही है, ये वैट डाल रही है। फिर एक्साइज में भी अफसर के पास पावर है कि किसी दिन मेरे घर आके और फैक्ट्री में आके कह सके कि ये बुक दिखाओ, वो बुक दिखाओ, ये बुक दिखाओ, वो बुक दिखाओ, और बोले कि भाई तुमने एक्साइज की चोरी की है, मैं फैक्ट्री को सील कर दूंगा। तो इस तरह से ऐसे गलत कानून बनाओ कि छोटे आदमी का काम करना इम्पॉसिबल हो जाए। बड़ा आदमी है वो 2-4 का स्टाफ रख देगा, या तो उसका वर्स्ट केस सिनारियो की किसी बड़े आदमी को रिश्वत देनी पड़ेगी। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जो कि सबसे खतरनाक है, वो जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम का है, और रेगुलेटरी बॉडी का। रेगुलेटरी बॉडी का क्या कि मैं एक 50,000 आदमी का कंपनी, और मैंने देखा कि भाई ऐसी 20-25-50 कंपनियां हैं, 50 एम्प्लॉय की, 100 एम्प्लॉय की, जो कि मेरा धंधा खा रही, या तो या उन कंपनियों को मैं तोड़ दूं, खत्म कर दूं, तो मेरा धंधा डबल हो जाएगा। तो मैं किसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के या एक्साइज के या कोई ऐसे बड़े अधिकारी को बोलता हूं कि ये सब 50 के 50 के खिलाफ तू सच्चे गलत जितने भी आते केस ठोक दे। तो एक के बाद एक उन्होंने केस ठोक दिया। अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई एक डिपार्टमेंट होता है, वो छोटे व्यापारियों के या उस लाइन के छोटे बिजनेसमैन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। जैसे कि अभी सरकार ने कानून बनाया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बोर्ड, ऐसा कुछ नाम देंगे उसको, मुझे ठीक से कानून का नाम नहीं पता, पर जितने बिल्डर है उनको वो कंट्रोल करेगा। तो वो ऐसे उटपटांग कानून बनाएगा कि छोटा बिल्डर जो है वो शहर छोड़ के भाग जाएगा, वो जंगल में रहेगा, झोपड़े में रहेगा, लेकिन वो कभी बिल्डिंग का काम नहीं करेगा। वो ऐसे उटपटांग कानून बना रहे हैं। तो और मैं कोई यदि बड़ा बिल्डर हूं और मुझे छोटे बिल्डरों को खत्म करना है, तो मैं उस रेगुलेटरी बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको मैं पैसा दूंगा कि जितने भी छोटे बिल्डर है सबकी तू नींद हराम कर दे, इंक्वायरी करके उनके ऊपर नोटिस डाल के, और छोटी मोटी गलतियां तो होगी तो जो उन्होंने छोटी गलती के उसका बात का पतंगड़ बना दो।
कि हो सकता है उसकी कोई 100-200 रुपए की चोरी गलती हुई है और उसको बोल दो कि ये तो 10-20 हजार की चोरी थी। जैसे ये 2G स्कैम था, तो वो 60,000 करोड़ का स्कैम था, उसमें कोई डाउट नहीं है। 10-20 हजार करोड़ की रिश्वत थी, लेकिन सीएजी ने क्या कहा, सीधा 1,70,000 करोड़ का कर दिया। भाई पूरे टेलीकॉम बिजनेस का रेवेन्यू 1,70,000 करोड़ नहीं है, कहां से 1,70,000 करोड़ का स्कैम हो गया? तो बात का बतंगड़ करना ये अधिकारियों के लिए बहुत आसान काम है। वो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ए राजा को निकालना था और वो मिनिस्ट्री कांग्रेस को दिलानी थी। ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्ट्री से निकाल के वो मिनिस्ट्री सोनिया गांधी के अंडर रखनी थी, ताकि सोनिया गांधी ज्यादा पैसा कमा सके। इसलिए यदि ऐसा कहते कि 20,000 करोड़ का स्कैम हुआ तो लोग बोलते भाई ऐसे छोटे मोटे स्कैम पे हम क्यों इतना खून बिगाड़े। इसमें कुछ 40,000 से 60,000 करोड़ का स्कैम था, जिसमें 10 से लेके 20,000 करोड़ की रिश्वतखोरी हुई होगी, और सीधा सीएजी ने उसको बोल दिया कि ये 1,70,000 करोड़ का स्कैम है। उससे डबल, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा कोल स्कैम था, तो वो सीएजी ने छोटा कर दिया। अफसर के पास दोनों पावर है, बात का बतंगड़ भी बना सकता है, राय का पहाड़ भी बना सकता है, और पहाड़ का राय भी बना सकता है वो अपने रिपोर्ट में। तो सीएजी ने 25 लाख करोड़ का स्कैम था, वो कम करते एंड में कुछ 1.5-2 लाख का स्कैम बना दिया कोल को, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ना प्रधानमंत्री जेल में गया, ना और कोई मिनिस्टर जेल में गया जिसने वो स्कैम किया था। तो यदि मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मुझे, और या तो हम 5-6 लोग मिल गए, मेरी बड़ी कंपनी है, 1-2 बड़ी कंपनियां, इस तरह 5-6 कंपनी ने रिंग बना ली, तो हम रेगुलेटर को पैसा देके कहेंगे कि जितने लोग छोटे धंधे हैं सब पे ऊपर सच्चे झूठे उल्ट पटांग सारे केस डाल दो। तो वो सब कोर्ट के धक्के खाने शुरू हो गए। अब सेकंड राउंड में आता है जज सिस्टम। जज के पास बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जिसके द्वारा वो रात का दिन और दिन का रात तो नहीं कर सकता। ब्लैक को वो व्हाइट नहीं कहेगा, व्हाइट को वो ब्लैक नहीं कहेगा, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन ग्रे है, और 99% दुनिया ग्रे पे ही चलती है, ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है, मिक्सचर होता है। तो कितना ग्रे है वहां उसका डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। डिस्क्रिशनरी पावर किस तरह से है कि एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना या नहीं, यह सबसे बड़ी बात होती है। यदि मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया तो मुझे सजा नहीं होगी, या तो सजा कम होगी। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया, यानी कि मेरा क्रिमिनल इंटेंशन मान लिया गया, तो मुझे सजा ज्यादा होगी और होके रहेगी। उसके बाद आता है कि कानून में बहुत सारी वेग चीजें होती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना। उसका इंटरप्रिटेशन में यदि व्यक्ति के फेवर में करता हूं तो उसको कम नुकसान जाएगा, उसके अगेंस्ट करता हूं तो उसको ज्यादा नुकसान जाएगा। तो इसमें जज क्या करते हैं, हमेशा वो देखते हैं कि उसके या उसके रिश्तेदारों की सांठगांठ किसके साथ है। मान लो आपके खिलाफ केस है और आप मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं केस किसी दूसरे जज के कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पर वो क्रॉस नेपोटिज्म करते हैं, यानी मैं अपने रिश्तेदार को फेवर नहीं करूंगा, मैं बाजू के जज के वकीलों को फेवर करूंगा, और वो बाजू का जज है वो उसके भतीजे को मेरे कोर्ट में भेजेगा। तो मुझे फेवर करना है तो मैं कानून का इंटरप्रिटेशन उसके फेवर में करूंगा और उसको ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। और जज सिस्टम का दूसरा दोष क्या है कि जो लोअर कोर्ट के जज है, जो बड़ी कंपनी है, मेरी 50,000 2 लाख लोगों की कंपनी है, तो लोअर कोर्ट के जज पूरे देश में फैले हुए हैं, 13-15 हजार है। मैं सबको रिश्वत देके खरीद नहीं सकता, मैं सबके रिश्तेदार वकीलों को भी खरीद के अपने पैनल पे नहीं रख सकता। लेकिन हाई कोर्ट के जजों की संख्या कम है, 600-700 है पूरे भारत में। सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या तो और भी कम है, सिर्फ 25 है। तो कोर्ट तो जाएगा पहले लोअर कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट के न्यायाधीशों को मैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा उनको डरा सकता हूं, धमका सकता हूं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ यदि मेरी मिली भगत है तो लोअर कोर्ट के जज भी देखेंगे कि भाई ये छोटी कंपनी का मालिक है, यदि मैंने उसके फेवर में जजमेंट दिया तो हाई कोर्ट का जज नाराज हो जाएगा, हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दे, मेरी ट्रांसफर कर दे, मेरा प्रमोशन रुकवा दे, कुछ भी हो सकता है। तो जज सिस्टम में हायरार्की होती है, हायरार्किकल कंट्रोल होता है। जज सिस्टम बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो लोग सेंट्रलाइजेशन को क्यों सपोर्ट करते हैं, हमेशा भ्रष्टाचारी आदमी ही सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ कि मुझे कम लोगों को रिश्वत देके मैं बड़े सेक्टर पे कंट्रोल ले सकता हूं।
आज मान लो हर एक जज इलेक्टेड हो, लोअर कोर्ट का हर एक जज इंडिपेंडेंट हो, मतलब वहां पे राइट टू रिकॉल जज है, लोग यदि वो जज गलत काम करेगा लोग उसको निकाल देंगे, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट जज है उसको लोग चुनते हैं अधिकतर केस में, और लोग उसको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। हाई कोर्ट का जज उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो अमेरिका के किसी भी मैजिस्ट्रेट की ट्रांसफर भी नहीं करा सकता, उसको जेल भेज सकता है। यदि उसने क्राइम किया है, उसके पास सबूत है, तो सीधा जेल भेज सकता है 5 साल के लिए। पर सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर नहीं है कि वो किसी गांव के मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करा सके, उसकी प्रमोशन रुकवा सके। तो वो मैजिस्ट्रेट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। पर भारत का जज सिस्टम है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है। जो 25 सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 600 हाई कोर्ट के जज को कंट्रोल करते हैं, और जो 600 हाई कोर्ट के जज है स्टेट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट जज को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट में जो 35 जज है उसमें से जो 5-6 सीनियर जज है वो गुजरात के 600-700 लोअर कोर्ट के जज है उनको बराबर कंट्रोल में रखते हैं, उनकी भूत की चोटी पकड़ के रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि रात को सपने में यदि हाई कोर्ट का जज आ जाए तो बेचारों को पसीना आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी भी उनको सस्पेंड कर देते हैं, कभी भी उनकी ट्रांसफर कर देते हैं, मैं उनको उनका प्रमोशन रुकवा सकते हैं। तो यदि डिस्ट्रिक्ट, तो जो बड़ी कंपनियों के मालिक है उनकी छोटी कोर्ट के जजों से सांठगांठ नहीं हो सकती क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। पर वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिली भगत करके सारे केस में, उनके खिलाफ जितने भी केस है उसमें एडवर्स जजमेंट ला सकते हैं। एडवर्स जजमेंट यानी उनके खिलाफ, छोटी कंपनियों के खिलाफ जजमेंट आए, और उसके द्वारा उनका धंधा खत्म कर सकते हैं, उनका धंधा हड़प सकते हैं। अब ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम में इस तरह का प्रोविजन क्यों रखा है कि ऐसा हो सके। जो मूर्ति पूजक होते हैं, मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजक, भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खास करके आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से मिलोगे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से मिलोगे, तो वो मूर्ति पूजक होता है। मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजक, न्याय मूर्ति पूजक यानी न्यायाधीशों की पूजा करने वाला। वो हमेशा न्यायाधीश को भगवान बोलता है कि भाई न्यायाधीश है, वो कभी कोई गलत नहीं करेगा, कभी रिश्वत नहीं लेगा, कभी अपने रिश्तेदार वकीलों को फेवर नहीं करेगा, उसकी कभी वकीलों के साथ सांठगांठ नहीं होती है, वो कभी पक्षपात नहीं करता। ये एक एवरेज पॉलिटिकल साइंस ऑफ प्रोफेसर आपको ये गोली खिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उनके जितने भी बड़े एस्टैब्लिश पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है जेएनयू में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखो तो उनके रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जज होंगे या तो बड़े वकील होंगे, इसलिए वो इस तरह की गोली आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। पर वो मूर्ति पूजा को आप छोड़ दो तो जज एक ट्रैफिक कांस्टेबल की मेंटालिटी रखता है और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अब आप बताओ भारत में कितने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो कि रिश्वत नहीं लेते हैं। एक कोई भी 5% नहीं लेते, 50%, आपको जो भी स्टैटिस्टिक्सल आंकड़ा आपको ठीक लगे कि भाई भारत में इतने ट्रैफिक कांस्टेबल है, उसमें से भारत में आज की तारीख में कुछ 5 लाख से 10 लाख ट्रैफिक कांस्टेबल, 2 लाख ट्रैफिक कांस्टेबल है भारत में। आप कोई भी आंकड़ा मान लो कि कितने % उसमें से रिश्वत लेते नहीं लेते, वही प्रोपोर्शन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह है। ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। तो अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से बड़ी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों के मिली भगत के द्वारा छोटी कंपनियों को कोर्ट में मार खिला सकते हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ जजमेंट ला सकते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा, वो धंधा मैं नहीं बड़ी कंपनी के पास आ जाएगा। फिर बड़ी कंपनियां मोस्टली अब तो मल्टीनेशनल रही, भारतीय बड़ी कंपनियां तो धीरे धीरे सब खत्म हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लो, तो डाबर को एक जर्मन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। रेड्डी ब्रदर्स, रणबख्शी को एक जापान की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। पिरामल को एक अमेरिका की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। फिर फार्मास्यूटिकल में इंडियन कंपनियां लगभग खत्म हो गई, अब सारी एमएनसी है। टेलीकॉम में देखो तो हर एक कंपनी का मेजॉरिटी टाइप किसी और के साथ है, किसी के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। एयरटेल के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वोडाफोन तो है ही विदेशी कंपनी सर से पांव तक। रिलायंस की भी पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी है, हार्डवेयर सच, उसका पूरा टावर का सामान सब कुछ बाहर से आता है। किसी भी दिन विदेशी वो कंपनी को खरीद सकते हैं। केबल बिजनेस में देख लो तो टाटा स्काई है, वो लंदन की कंपनी है और पूरा
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्काई के कंट्रोल में है, टाटा का सिर्फ वो रिटेल के लिए यूज होता है, मशे उसका नाम यूज हो रहा है। तो इस तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो अधिकतर अब मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है। तो जज सिस्टम में बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को मैदान से खदेड़ सकती है, कैसे? कोर्ट के अंदर उनकी पिटाई करवा के। ज्यूरी सिस्टम में ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटी कंपनियों को उभारने के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम जरूरी है। और उभारने की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत तरीके से उभारो, ये नहीं कह रहा कि बड़ी कंपनियों पे टैक्स डालो, उनको लूटो और छोटी कंपनियों को पैसा दो, ऐसी मेरी कोई प्रपोजल नहीं है। ज्यूरी सिस्टम में पक्षपात का जो स्तर है वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है कि ज्यूरी सिस्टम में कोई भी केस हुआ तो एट रैंडम 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये किसी जिले का वोटर लिस्ट है, यह अहमदाबाद के एक जिले का वोटर लिस्ट है, गुजरात के एक जिले का वोटर लिस्ट है। तो दो आदमियों के बीच या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और किसी कंपनी के बीच केस है, तो एट रैंडम उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम भी डाल सकते हैं। 12 लोगों को, 12 मतदारों को सिलेक्ट किया गया, 12, 15, 20, 25, वो कोर्ट में आएंगे और वो जजमेंट देंगे। तो यदि 500 कंपनियों के खिलाफ केस है तो कितने लोग आएंगे? 10 या 5 या 15 जज के पास केस नहीं जाएगा। 500 कंपनियों के खिलाफ केस है तो 500 गुने 12 यानी करीब 6000, 10,000 सिटीजन एट रैंडमली सिलेक्ट हो गए और एट रैंडमली। अब इनके ऊपर कोई हायरार्की नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज से डरा हुआ होता है कि साहब मैं ऐसा जजमेंट दूंगा तो मेरी ट्रांसफर तो नहीं करा देगा ना, वो मेरे सस्पेंड तो नहीं कर देगा ना, मेरे को नौकरी तो नहीं छीन लेगा ना मुझसे। ज्यूरी को तो क्या एक केस के लिए आए हैं, 7 दिन ज्यूरी में रहे ना, उनको कोई सजा नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद वो कॉमन मैन है, वापस कॉमन मैन हो जाएंगे। जो उनको दिन की 100-200 रुपए की तनख्वाह मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। उनको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, उनका कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, उनको कोई ट्रांसफर नहीं होने वाली है, उनका नाम इतिहास में नहीं आने वाला। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जज को यह भी होता है कि हाई कोर्ट का जज के इशारों पे यदि मैं नाचूं, वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, तो मेरे को प्रमोशन दिला देगा। मजिस्ट्रेट से मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज बना देगा, डिस्ट्रिक्ट जज से मेरे को हाई कोर्ट का जज बना देगा। ज्यूरी को कोई लालच नहीं है, तो वो सिर्फ उसको शायद बड़ी कंपनी का मालिक 1 ज्यूरी को खरीद ले, 2 ज्यूरी को खरीद ले, 10 ज्यूरी को खरीद ले, पर वो 500 ज्यूरी को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ज्यूरी पूरे देश में बिखरी हुई है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम। तो इतने सारे हजारों ज्यूरी को एक आदमी नहीं खरीद सकता। 10 बड़ी कंपनियां मिलकर 25 सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद सकती है, लेकिन 10 बड़ी कंपनी क्या 100 बड़ी कंपनियां मिलकर भी पूरे देश की 2 लाख ज्यूरी को नहीं खरीद सकती, क्योंकि 2 लाख ज्यूरी पूरे देश में बिखरी हुई है। उनकी संख्या हो गई 2 लाख गुना 12 यानी 24 लाख। तो उसकी वजह से जब छोटी कंपनी के खिलाफ रेगुलेटर, फिर वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन हो या एक्साइज इंस्पेक्टर हो या लेबर इंस्पेक्टर हो या पीएफ के, वो जब गलत केस करके उनको दबाने की, उनका धंधा बंद कराने की कोशिश करेंगे, तो ज्यूरी उनको सक्सेस नहीं होने देगी। ज्यूरी साफ साफ कहेगी कि भाई ये तो एकदम छोटा क्राइम है, 1000-2000 का फाइन होना चाहिए, ये क्या कंपनी बंद कराने पे तुले हो, या तो ये फाइन ही नहीं है, साफ साफ बोल देंगे। और ज्यूरी के केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यूरी एडवर्स उल्टा जजमेंट देती है कि इस अधिकारी को नौकरी से निकालो, कि उनको लगे कि ये अधिकारी ने जानबूझ के गलत केस फाइल किया है अफसर को हैरेस करने के लिए, तो अधिकारी की नौकरी जाती है। इसलिए अधिकारी खुद गलत केस फाइल करने से डरता है। तो इसमें जो 50-100 कंपनी का मालिक है उसका धंधा टिका रहेगा, अदालत उसको नहीं खा पाएगी, जज उसको नुकसान नहीं कर पाएगा और रेगुलेटर उसको नुकसान नहीं कराएगा। बड़ी कंपनी का कैसे नुकसान करता है? रेगुलेटर को पैसा देके। देखो ये चैनल आपको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये समझने जैसा चैनल है कि बड़ी कंपनी का मालिक कभी खुद हाथ में डंडा लेके छोटे कंपनी के मालिक को पीटने नहीं आएगा। वॉलमार्ट को यदि छोटी दुकानें बंद करानी है तो वॉलमार्ट का चेयरमैन डंडा लेके छोटी दुकानदारों को पीटने नहीं आने वाला। वो एमपी को रिश्वत देके ऐसे कानून बनाएगा, टैक्स के कानून, डिस्क्लोजर के कानून, फाइलिंग के कानून, कंज्यूमर अफेयर्स के कानून, कि छोटी कंपनियों का जीना हराम हो जाए।
और बाद में वो रेगुलेटर को पैसे देके उनके खिलाफ केस फाइल कराएगा, फिर वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, एक्साइज बोर्ड हो, उनके खिलाफ बीसीओ केस फाइल कराएगा। और थर्ड राउंड में वो जज को पैसे देके उनके खिलाफ जजमेंट लाएगा और इससे उनके धंधे एक के बाद एक बंद होने शुरू हो जाएंगे। वो कभी खुद मैदान में नहीं आएगा। खुद मैदान में आएगा तो न उसके पास इतनी ताकत है कि उसके पास ये 2 ही हाथ है, 20,000 हाथ तो है नहीं, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी सबको वो पीटता फिरे। वो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करके छोटे उद्योगों को बंद कराने की कोशिश करेगा। अब ज्यूरी सिस्टम में उसकी कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर यदि जब उसको छोटी कंपनी को मार खिलानी होगी, कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ जजमेंट लाना होगा, तो पूरे देश में हर एक केस उसने एक कंपनी बंद कराने से तो कुछ मिलेगा नहीं। मेरी एक 500 आदमियों की कंपनी है, अब मेरी एक 50,000 आदमियों की कंपनी है मान लो, और मैं 100 कंपनियों से कंपटीशन कर रहा हूं। कोई किसी का 50, कोई किसी का 50 का स्टाफ है, किसी का 5 का स्टाफ है, किसी का 200 का स्टाफ है। तो मैं 2-4 कंपनी को बंद करा के क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि मैं 50, 60, 70% कंपनियों को बंद करा दूं तो ही मुझे कुछ फायदा है। तो यदि मैं एक ज्यूरी को खरीदूं, 10 ज्यूरी को खरीदूंगा, तो 2-5 कंपनियां मैंने बंद करा दी, तो मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और यदि मुझे 100 में से 70, 80, 90 कंपनियों को बंद करानी है तो मुझे सैकड़ों ज्यूरर को खरीदना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से शायद 100 की 100, शायद 1000 की 1000 छोटी कंपनियां हम ना बचा पाए, लेकिन 95, 98, 96% स्मॉल एम्प्लॉयर बच जाएंगे। जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क यह है, ज्यूरी सिस्टम यह नहीं कहता कि 100% केस में जस्टिस देगी, लेकिन जज सिस्टम है वो हार्डली 2-3% केस में जस्टिस देती है, बाकी सब मिली भगत से ही होता है। जबकि ज्यूरी सिस्टम में 3-4% केस में कंफ्यूजन या मिली भगत भी बोल सकते हो, जो भी बोलो उसकी वजह से इंजस्टिस हो जाए। बाकी 95-96% केस में फेयर जजमेंट आता है, और इस तरह से छोटी कंपनियां टिक जाएगी। और इंजीनियरिंग का इंप्रूवमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वो छोटी कंपनियां ही करती है। फिर वो अमेरिका हो या यूरोप हो, या आज से 100 साल पहले की दुनिया हो, या आज की दुनिया हो, या आज से 2000 साल पहले भी जितने छोटे छोटे इनोवेशंस हुए हैं, वो आप देखोगे कि छोटे लोगों ने किए हैं। और फिर कब बड़े लोगों ने किए? वो छोटे लोग जब बड़े हुए तब। उनमें से जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, वो एक लैब टेक्नीशियन था, उसने एक इनोवेशन किया, दूसरा इनोवेशन किया, उसका बिजनेस प्रोटेक्ट हुआ और बिजनेस बढ़ा। उसके बाद एक बार वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, उसने करोड़ों रुपए के फैक्ट्रियां डाली, इनोवेशन किया, बहुत सारा काम किया उसने। पर वो जब छोटा था, एक लैब टेक्नीशियन, या तो उसके 2-4 एम्प्लॉय की जब उसका यूनिट था, तब मान लो किसी एक्साइज इंस्पेक्टर ने या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले ने स्टे ऑर्डर लाके उसका यूनिट बंद करा दिया होता, तो वो कभी बड़ा हो ही नहीं पाता। तो उसने जितने साइंटिफिक इनोवेशन किए, डिस्कवरी की, वो एक भी नहीं कर पाता। तो इस तरह से जो छोटे आदमी को बचा सके, वैसी संस्था एकमात्र ज्यूरी सिस्टम है। तो मैं समराइज करूंगा, मैंने मिलिट्री के कमजोरी आपको एक्सप्लेन की कि हमारी सेना कितनी कमजोर हो चुकी है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब तो हमारे सामने है कि चीन 5 किलोमीटर देश के भीतर घुस आया है। अब चीन की सेना हमें इतनी डरा धमका सकती है, तो अमेरिका की सेना तो चीन की सेना से 20, 25, 50 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। चलो 50 गुना नहीं तो 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। वो हमारा क्या हाल करेगी? दूसरा कि हमें ये भूल जा, ये एंथोनी और बहुत सारे नेता ये प्रपोजल ला रहे हैं कि हम अमेरिका की कंपनियों को या तो जापान की कंपनियों को भारत में लाओ, और जापान की कंपनियों को बोलो कि हथियार बनाए। तो जापान है वो अमेरिका से थोड़ा कम खराब है, लेकिन आप गूगल कर लो कि जापान ने चीन पे कितना दमन किया, तो आपको पता लगेगा कि जापान किसी भी एंगल से अंग्रेजों से कम नहीं था। एक देश अपने देश में अच्छा होता है, अमेरिका की सरकार अमेरिका में अच्छी है, ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में अच्छी है, लेकिन वो देश की सरकार जब दूसरी देश का कंट्रोल ले ले तो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। कंट्रोल लेने तक अच्छाइयाँ रहती है, कंट्रोल आ जाए तब अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ कि आप गूगल कर लो कि जापान ने चीन पे कितने अत्याचार किए थे 1920 और 1945 के बीच में।
तो हम ये कहें कि जापान की कंपनियों को भारत में बुलाओ और जापान की कंपनियों को बोलो कि हथियारों का उत्पादन करे, वो ठीक बात नहीं है। हमें सारे मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियन, इंडियन इंजीनियर, इंडियन टेक्नीशियन, इंडियन लेबर, इंडियन साइंटिस्ट वो हथियारों को उत्पादन करे, वही हथियार भारत के काम में आएगा। इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं है, उद्योगपति है। भाई उद्योगपति यदि काम नहीं कर पाता तो इंजीनियर को क्या एम्प्लॉयमेंट देगा? या तो इंजीनियर है वो तो सेल्समैन बन जाएगा या तो देश छोड़ के भाग जाएगा। फर्क क्या पड़ा? मतलब सेल्समैन बन जाता है तो भी कंट्री लॉस्ट अ गुड इंजीनियर, और अमेरिका भाग गया तो भी देश को एक इंजीनियर नहीं मिला। और वो मान लो रुका तो करेगा क्या जब इंजीनियरिंग फैक्ट्रियां ही नहीं खुल रही? फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि एक आदमी फैक्ट्री खोले तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आ जाता है पैसे मांगने के लिए, एक्साइज वाला आ जाता है, प्रोविडेंट फंड वाला आ जाता है, बीसीओ लोग आ जाते हैं, और कुछ कुछ लोग पैसे लेने के लिए नहीं आते, सिर्फ फैक्ट्री बंद कराने के लिए आता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्यों फैक्ट्री बंद कराने के लिए आते हैं? क्योंकि कोई बड़ी कंपनी का मालिक है जिसके अंडर में 50,000 एम्प्लॉय या मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को बोलती है कि मुझे ये फैक्ट्री बंद करानी है। वहां जाके यदि तूने पैसा लिया या फैक्ट्री चालू रखी तो मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा, फैक्ट्री बंद करा क्या। तो वो जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन आता है छोटी फैक्ट्री के अंदर, तो उसको पैसा लेना ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने उसको बोल के रखा है कि तूने फैक्ट्री बंद नहीं कराई तो मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा। तो छोटी कंपनी का मालिक उसको रिश्वत देने को तैयार होता है। कमाया 100 रुपया कमाया तो चलो 90 रुपया कमाऊंगा, 10-20 रुपया दे दो इन कुत्तों को, पर वो सीधा फैक्ट्री बंद कराने पे तुला होता है। कहीं कहीं जगहों पे तो ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का बोर्ड लाइसेंस ही नहीं देता, क्लियरेंस ही नहीं देता, 3-3 साल तक लटकाए रखता है एप्लीकेशन को, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। और फिर आप क्या फैक्ट्री शुरू करोगे? फिर उसके बाद एक और कानून ला दिया कि जमीन लानी है तो ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। अब ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड में ये मधु कोड़ा जैसे भ्रष्ट आदमी आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि साधु संत ही आएंगे सब। तो इतने सारे अलग अलग बोर्ड से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि उद्योगपति कभी वहां पे उद्योग खोल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से गलत कानून और गलत अदालत। हाँ, और फिर जब फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी तो इंजीनियर क्या करेगा? कॉलेज से पास हुआ, 1-2 साल इधर उधर गया, काम नहीं मिला उसको, तो फिर वो भाग जाएगा विदेश। तो विदेशी कंपनी और पावरफुल हो जाएगी क्योंकि उसको टैलेंटेड आदमी मिल गया। तो नो डाउट एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर एजुकेशन को हम ओवर एस्टिमेट ना करें। ये ना कहे कि अच्छा एजुकेशन देंगे तो अपने आप उद्योग आगे बढ़ेगा। ऊपर से उल्टा होता है। जहां पे उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पे लेबर होता है, इंटेलिजेंट लेबर, वो खुद एजुकेशन लेना शुरू कर देता है और वो इंजीनियर के कैपेबल हो जाता है। पूरी दुनिया के देशों में बहुत सारे आपको अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था। उन्होंने एक टेक्नीशियन की तरह काम किया था और उनमें बुद्धि थी। धीरे धीरे उन्होंने खुद एजुकेशन लेके वो इंजीनियर भी बन गए, इंजीनियर तो क्या वो साइंटिस्ट भी बन गए। पर उनको काम करने का मौका मिला, खुद उन्होंने काम किया या तो किसी काम करने वाले ने उसको नौकरी पे रखा और उसको काम करने दिया। इन शॉर्ट वो खुद काम करे, खुद फैक्ट्री खोले, या तो कोई ऐसा आदमी जो कि फैक्ट्री खोल रहा है उसके वहां उसको नौकरी मिले। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी हम गलत कानून बनने से रोके। वो कैसे? वो मैंने टीसीपी में एक्सप्लेन किया, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर। और अदालत के अंदर आता है ज्यूरी सिस्टम, इसलिए हमें जज सिस्टम खत्म करके भारत में ज्यूरी सिस्टम लाना चाहिए। धन्यवाद।